Hello students, today we are going to solve the question paper of Truth Functional Logic, BA Honours Philosophy, 4th semester. So this is the question paper of the year 2023. So the first question is, determine the validity, invalidity of any one of the following argument formed by truth table method. So what we have to use here is truth table method हमें use करना है. So if we see the question 1, so question 1 में आपका P horseshoe Q dot R, negation of P wedge Q and the conclusion is negation Q wedge R. So ये आपके premises हो जाएंगे और ये आपका conclusion हो जाएगा. So I've just rewritten the question here. So अगर आप question देखते हो A का, so आपको values find करना होगा P, Q and R. उसके लिए what you can do is you can take 2 raised to the power n. So again 2 raised to the power कितने आपके prepositions use हुए 3, so it would be 8. So आप यहाँ पे 4 times 1 2 3 4 times true ले लीजिए, 4 times आप false ले सकते हो. Similarly again 4 का half would be 2 times true, false, true, false, again then 2 का हाफ वुड बी 1, ट्रू फॉल्स करके आप सबका वैल्यूज असाइन कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट इफ यूल सी क्यू आर का आपको डॉट में फाइंड करना है. सो टी टी आपका टी हो जाएगा. अगेन टी फॉल्स है तो फॉल्स. अगेन अगर आपका टेबल है दैट इज पी डॉट क्यू, उसमें अगर आपका टी टी रहता है दैट इज ट्री. अगेन बाकी तीनों कंडीशन में आपका फॉल्स हो जाएगा. लेट्स से यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा. अगेन आपका यहाँ पे फॉल्स, ट्रू विल बी फॉल्स एंड अगेन अगर दोनों फॉल्स होते हैं उस कंडीशन में भी आपका वैल्यू फॉल्स ही होगा. सो यू कैन जस्ट सी और यू कैन डायरेक्टली असाइन. जैसे यहाँ पे फॉल्स है तो अगेन आपका फॉल्स आ जाएगा. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट स्टेप में आपको p का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ से आपको p का वैल्यू लेना है एंड देन Q डॉट R का वैल्यू. सो अगेन टी टी आपका क्या हो जाएगा T. सिमिलरली आपको हॉर्सशू में याद रखना है कि जब भी आपका एंटीसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंस फॉल्स है उसी केस में आपका फॉल्स आता है, बाकी तीनों कंडीशन में आपका ट्रू आता है. सो इफ यू सी दिस कंडीशन यहाँ पे, सो यू सी दैट जो आपका P का वैल्यू है दैट इज 3 एंड Q डॉट R का वैल्यू फॉल्स, इसलिए आपका वैल्यू यहाँ पे फॉल्स आ गया. And similarly you can solve the other part as well. Now next आपका है negation bracket open P wedge Q. So उसके लिए first you have to solve P wedge Q का value. So again P wedge Q में आप याद रख सकते हो P wedge Q में जब दोनों आपके डिसजंक्ट्स फॉल्स होते हैं तभी आपका फॉल्स, बाकी सारे कंडीशंस में आपका ट्रू हो जाता है. So if you see P का value is true and Q का value is also true, so उस केस में true. और let's suppose यहाँ पे आपका false आ रहा है, so दोनों आपके disjuncts false है इसीलिए false. Now again what we have to do is we have to find the negation of it. तो negation इसका opposite होगा, true होता false, true false. Again आपका false होता है, in that case it will be true. सो नेक्स्ट है आपका नेगेशन ऑफ क्यू वेज आर. सो अगेन नेगेशन ऑफ क्यू वेज आर में नेगेशन क्यू का नेगेशन वुड भी उसका ऑपोजिट. सो क्यू आपका यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आपका फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू. सो जस्ट दी ऑपोजिट हो जाएगा. एंड देन आर का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है. अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है इन दैट केस यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो. So in this case again false, true will be true, false would be false and again बाकी सारे values आप assign कर दीजिए. Now what we have to find is that the above given argument you can write argument form is valid as there is no rows where the premises are true and conclusion false. So यहाँ पे what you have to find is that अगर आपके premises are written P1, P2 and conclusion as well. So अगर आपके premises true रहते और conclusion false हो जाता उस केस में आपका invalid argument form होता, but in this particular case ये आपका valid है. Similarly in the next question
आपको सेम टेबल बनाना होगा. सो अगेन इट वुड बी 2 raised to the power 3 because you have 3 prepositions here P, Q and R. देन अगेन आपका 8 हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंग P, Q एंड R का आपका वैल्यू आ जाएगा. दैट इज T, 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 T एंड देन अगेन T, 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 F, T, F करके आपका वैल्यू आ जाएगा. एंड देन उसके बाद व्हाट यू हैव टू फाइंड इज premise 1. सो यहाँ पे premise 1, premise 2 एंड आपको कंक्लूजन का वैल्यू फाइंड करना है. सो अगर आप premise 1, premise 2 का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, सो उससे पहले यू हैव टू सॉल्व P वेज क्यू का वैल्यू. सो अगेन P वेज क्यू में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर दोनों डिसजंक्ट आपके फॉल्स होते हैं उसी कंडीशन में आपका फॉल्स आता है, बाकी कंडीशंस में आपका ट्रू आता है. सो यही मेथड आप फॉलो करोगे. एंड देन यू हैव टू टेक दिस वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ R. सो आपका R का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. सो यहाँ पे आप ले सकते हो. पहले अगेन हॉर्सशू के केस में, इम्प्लीकेशन के केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एंटीसीडेंट अगर ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, उस केस में आपका फॉल्स हो जाता है. सो अगर आप सेकेंड पार्ट देखते हो ट्रू फॉल्स है, दैट मीन्स ये आपका फॉल्स हो जाता है. सो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है कि एंटीसीडेंट को आपको पहले कंसिडर करना है. सिमिलरली अगेन ट्रू फॉल्स आपका फॉल्स है, ट्रू ट्रू आपका ट्रू है. सो ये चीज़ आप सॉल्व कर लोगे तो premise 1 का वैल्यू मिल जाएगा. सिमिलरली आपको premise 2 सॉल्व करने से पहले P डॉट Q का वैल्यू फाइंड करना है. सो यू हैव द वैल्यू ऑफ P एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ Q. तो दोनों का वैल्यू यूज़ करके यू हैव टू फाइंड द फाइनल आंसर. दैट इज अगेन P डॉट Q में जब दोनों आपके कंजंक्ट्स ट्रू है उस केस में ट्रू होगा, बाकी कंडीशंस में आपके फॉल्स हो जाएंगे. अगेन यू हैव टू टेक R and then P dot Q का value and then you will get the final value here. And similarly next जो आपका conclusion part है, so यहाँ पे this is your final answer. so यहाँ पे ये आपका final है और यहाँ पे ये आपका final values है. Now what we have to look is we have to look for a condition जहाँ पे आपके antecedents जहाँ पे आपके premises true है और conclusion false है. so again फॉल्स कंक्लूजन तो एक ही कंडीशन में दिख रहा है, दो कंडीशंस में दिख रहा है फॉल्स फॉल्स. सो उसमें अगेन ये फॉल्स है एंड दिस वन इज ट्रू. सो ये चीज़ आप कंसिडर नहीं करोगे. नाउ नेक्स्ट जो आपके लास्ट रो है, सो वहाँ पे इफ यू सी दिस इज ट्रू ट्रू एंड फॉल्स. सो अगेन वी फाइंड दैट द गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड. Why it is invalid? Because in the last row the premises are true and the conclusion are false. So यहाँ पे you have to mention, you have to write it down as well, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था. So again now next B part है. So उसमें you have to find the logical status. So logical status में we have three things: tautology, contingent and self-contradictory. So if you'll see the first question, that is P dot Q horseshoe R tribar P horseshoe Q horseshoe R. So इस केस में again the values तो we already know कैसे असाइन करना है. So again आप values असाइन करोगे and then final जैसे यहाँ पे TT है तो it will be T, TT है तो T, TF है तो F. So you have to check कि आपको यहाँ पे values कैसे मिलता है. so you have to find the values and similarly now what you have to do is you have to find the values जो आपका final value है. so this would be the final value on the left hand side और right hand side में we'll see ये आपका final value आएगा. and then यहाँ पे if you'll see try bar आपका यूज़ है. so again try bar में you have to note down that P try bar Q के केस में TT would be T and FF अगेन आपका T होगा. सो इफ़ यू सी द कंडीशन हियर अगेन आपके पास T है T, FF T, अगेन TT है तो T हो जाएगा. सिमिलरली बाकी आपका जो वैल्यू है वो भी आप फाइंड कर लोगे. नाउ जो आपका स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, सो वी हैव टू राइट इट डाउन ऑल्सो कि आपका टोटोलॉजी या कंटिंजेंट या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी फाइंड इज दैट द लॉजिकल स्टेटस ऑफ द अबव आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज टोटोलॉजी या टोटोलॉजिस इन अ सेंस दैट बिकॉज इफ यू विल सी द फाइनल वैल्यू जो आपका स्टेटमेंट का फाइनल वैल्यू है दैट इज ऑल ट्रू.
नाउ व्हेनेवर आपका सारा ट्रू आता है, ऑल ट्रू आता है, दैट इज टोटोलॉजी। अगर आपका ऑल फॉल्स आ जाता है, ऑल फॉल्स आ जाता है, दैट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। एंड देन अगेन ट्रू फॉल्स दोनों रहता है, उस केस में कंटिंजेंट, जो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। सो अगेन नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, सो अगेन पी हॉर्स क्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना है, नेगेशन क्यू वेच नेगेशन आर का वैल्यू सॉल्व करके आपको वैल्यू फाइंड करना है। एंड देन बाय यूजिंग दिस पार्ट, जो आपका यहाँ पे पी हॉर्स क्यू का वैल्यू है, पूरा वैल्यू निकालना है। एंड देन यहाँ पे आपने नेगेशन क्यू वेच नेगेशन आर का वैल्यू निकाला, एंड देन यहाँ पे आप फाइनल वैल्यू निकाल दोगे। सो आफ्टर डूइंग दैट, पी हॉर्स टू आर का वैल्यू फाइंड करना तो इट्स ईजी, तो आप उसका वैल्यू निकालोगे। एंड देन यू विल यूज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, एंड देन जो आपका फाइनल स्टेटमेंट का वैल्यू क्या आएगा, सो यू विल फाइंड इट। सो वी कैन सी दैट यहाँ पे फॉल्स एक है, बाकी सारा आपका ट्रू है, दैट मीन्स ये आपका कंटिंजेंट का एग्जाम्पल होगा। सो लॉजिकल स्टेटस में हमेशा जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपके तीन ही फॉर्म्स बन सकते हैं, दैट इज टोटोलॉजी, कंटिंजेंट एंड सेल्फ contradictory. Moving to the next part, that is question number 2. Now if you see question number 2, symbolize any four of the following. Now ये आपका easy है, symbolization है, तो इसमें you have to keep few things in mind. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में इफ यू सी इफ एंड ओनली इफ यूज किया है, सो जब भी आपका इफ एंड ओनली इफ यूज होता है वहाँ पे आप सिंबल ट्राई बार यूज करते हो। एंड यहाँ पे ऑलरेडी वायलेंस ऑन वुमेन के लिए वी यूज करना है, स्ट्रिक्ट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड उसके लिए एल यूज करना है, सो विच इज ऑलरेडी गिवन। तो आपको जो भी गिवन वैल्यूज है उसी को लेना है, एंड देन बिकॉज ऑफ इट इज इफ एंड ओनली इफ, सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वी ट्राई बार एल आ जाएगा। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 में नॉट बोथ रूबिया एंड सना विल विन द मैच, सो अगेन रूबिया के लिए आर है, सना के लिए एस है, तो अगेन आपका नेगेशन ऑफ आर डॉट एस आ जाएगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेशन आर वेच नेगेशन एस। सो अगर आप दोनों फॉर्म में लिखते हो तो दोनों आपका तरीका सही है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपका गिवन है ए पर्सन इज सक्सेसफुल, सो अगेन एस आपको यूज करना है इसके लिए। इन लाइफ इफ शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, सो अगेन एफ आपका ऑलरेडी गिवन है। सो अगेन यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं कि इफ के बाद का जो भी पार्ट है वो आपका एंटीसीडेंट बन जाता है, तो ये आपका पहले आएगा फॉलोड बाय एस। यहाँ पे नॉट है इसलिए आप नेगेशन का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट वन है शैले इज नाइदर ए डॉक्टर नोर ए टीचर, सो अगेन इन दिस केस अगेन यू कैन राइट इन टू फॉर्म्स। सो नाइदर नॉर वाला जो क्वेश्चन है, आइदर और वाला क्वेश्चन है, सो वहाँ पे आप वेज यूज कर रहे हो, सो अगेन नेगेशन ऑफ डी वेज टी आपका आ जाएगा बिकॉज डी एंड टी इज ऑलरेडी गिवन, or you can write as negation d dot negation t, and the reason behind this is because जब भी आप negation जब भी आप इसका डी मॉर्गन कर देते तो आपका ये वैल्यू आ जाता है, सो वो चीज़ आपका यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ नॉट द केस, अगेन नॉट द केस है तो नेगेशन आ जाएगा, मेटल के लिए एम यूज़ किया है, इज हीटेड, देन इफ देन है तो अगेन हॉर्सशू आप यूज़ करोगे, नॉट है सो अगेन नेगेशन आ जाएगा ऑफ ई आपका फाइनल। सो अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट जो है वहाँ पे यू हैव टू प्रूव द वैलिडिटी इनवैलिडिटी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बाय रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड। So this method is also known as the shorter truth table method. So again truth table method अगर आपको याद है, so again truth table method काफ़ी lengthy हो जाता है comparatively. If you use shorter truth table method तो आपका आंसर easily find, you can easily find the answer. So again question आपका given है premise 1, premise 2, premise 3 and the conclusion is given.
ना अगेन यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है. सो द फर्स्ट मेथड है इज यू कैन टेक ऑल द प्रमाइसेस. सो अगेन प्रमाइस 1, प्रमाइस 2, प्रमाइस 3 एंड कंक्लूजन को आपने ले लिया. सो सब प्रमाइसेस को आपने वैल्यू ट्रू 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 असाइन कर दिया और कंक्लूजन को आप फॉल्स असाइन करते हो. सो अगेन फॉल्स असाइन कर दिया तो आपको एस का वैल्यू मिल गया, तो आप एस का वैल्यू लिख दीजिए. सो सिमिलरली अगेन आपको बाकी सब वैल्यूज़ भी असाइन करना होगा. ना अगेन जब वैल्यूज़ असाइन करते हो, सो अगेन यहाँ पे इफ़ यू सी एस का वैल्यू अभी आपको मिल गया, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एस है आप लिख दीजिए. सो एस का वैल्यू अगर फॉल्स है तो ये ट्रू एक ही कंडीशन में होगा जब आपका क्यू फॉल्स होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आपका वैल्यू क्यू का वैल्यू ट्रू आता तो ये आपका फॉल्स हो जाता. सो अगेन नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू का वैल्यू आप असाइन कर दीजिए फॉल्स फॉल्स. सो अगेन यहाँ पे भी फॉल्स है, सो अगेन पी का वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि ट्रू होता तो ये आपका फॉल्स हो जाता. सो आपको पी का वैल्यू भी मिल गया, बट यू पी का वैल्यू एज सच यूज़ नहीं है. सो अगेन उसके बाद नाउ वेज में अगर आपके डिसजंक्ट फॉल्स होते हैं उस केस में आपका फॉल्स आ जाता है. बट यू नो दैट अगर आपका पी डॉट क्यू है और एक आपका कंजंक्ट फॉल्स है तो उसका फाइनल वैल्यू फॉल्स ही आना है. तो अगर ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो फाइनल वैल्यू जो है वो आपका फॉल्स आना चाहिए था, ना कि ट्रू. सो अगेन यहाँ पे आपका इनकन्सिस्टेंसी है. सो वेन एवर देयर इज एनी इनकन्सिस्टेंसी, so that means that the given argument is valid. So assuming, now again you have to, when you write an exam you have to write it in a statement form, तो आप वो statement form यहाँ से लिख सकते हो. assuming argument form invalid, because हमने invalid क्यों assume किया, because premises को true ले लिया और conclusion को false ले लिया, इसलिए invalid form है. so premises true and conclusion false, there is discrepancy या फिर inconsistency shown while assigning the truth value of the proposition variable, therefore our assumption is wrong and the argument form is valid. जो आपका argument form given है that is valid in short. now जो आपका next part है that is next question, sorry. so यहाँ पे question है p wedge negation q, p dot q horseshoe negation of p horseshoe q. so again ये भी आपका same method है, so it is invalid. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द फॉलोइंग इनटू स्टॉक फंक्शन. सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. अगर आपको फॉर्मूलाज आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो आपका क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ब्रैकेट पी डॉट क्यू होर्सशू आर वेज, ऐसा आपका क्वेश्चन गिवन है. सो अगेन इफ यू सी यहाँ पे अगेन नेगेशन ऑफ पी डॉट क्यू गिवन है. सो अगेन फॉर्मूलाज मैंने साइड में लिख दिया इजी के लिए. सो अगेन फर्स्ट स्टेप में आप क्या यूज़ करते हो, नेगेशन पी का फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो दैट विल बिकम पी स्ट्रोक पी. सो आप इसी चीज़ को दो बार लिखोगे, दैट इज पी डॉट क्यू स्ट्रोक पी डॉट क्यू हॉर्सशू. अब एज इट इज़ आर वेज एस को लिखोगे. सिमिलरली नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू पी डॉट क्यू का. सो अगेन पी डॉट क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है पी स्ट्रोक क्यू पी स्ट्रोक क्यू. सो यहाँ पे आपका एक है, सो इसके लिए आपने पी स्ट्रोक क्यू पी स्ट्रोक क्यू लिखा. नाउ द सेकेंड के लिए अगेन फिर से लिखना है. सो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, दे जस्ट राइट इट वंस, तो यह आपका गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको दो बार लिखना है. सो अगेन सेम चीज़ हॉर्सशू, सेम चीज़ आपको नीचे लिखना है. एंड नाउ जो आपका नेक्स्ट है दैट इज वेज वाला पार्ट. सो आप पी वेज वाले में गिवन है पी स्ट्रोक पी क्यू स्ट्रोक क्यू. सो यहाँ पे अगेन इसको आप पी इसको क्यू अस्यूम करोगे तो यहाँ पे आर स्ट्रोक एस स्ट्रोक एस आ जाएगा आपका. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपका हॉर्सशू है लास्ट पार्ट. तो हॉर्सशू को हटाने के लिए पी को आपको एक बार लिखना होगा एंड क्यू को दो बार लिखना होगा. सो दिस पार्ट इज योर क्यू, सो यू हैव टू राइट इट ट्वाइस, आर स्ट्रोक आर S stroke S, R stroke R, S stroke S. So you have to write it दो बार. So again that part is also very important. Now moving to the next one. Next question is again very simple. So ये दो question है काफ़ी scoring है. So again stock function में it's not necessary कि जो मैंने steps follow किया वैसे ही करें. आप पहले
हॉर्शू भी सॉल्व कर सकते हो, एंड देन यू कैन सॉल्व डॉट एंड अगेन हॉर्शू वर्ड करना है। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। सो फार्मूला आपका पी ट्राई बार क्यू का फार्मूला है पी हॉर्शू क्यू डॉट क्यू हॉर्शू पी। तो अगेन हॉर्शू जब भी आपका आता है, सो अगेन साइड में मैंने फॉर्मूला लिख दिया है पी हॉर्शू क्यू। अगर आप डॉट और नेगेशन में कन्वर्ट करते हो तो नेगेशन पी डॉट नेगेशन क्यू बन जाता है। सो यू सिंपली हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आपका आंसर मिल गया। सो दिस टू क्वेश्चंस आर स्कोर है। क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन टू अगर आप सॉल्व करते हो तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सो आपका क्वेश्चन गिवन है, प्रेमाइसेस गिवन है, प्रेमाइसेस मैंने एज इट इज लिख दिया एंड आपको कंक्लूजन भी लिख दिया। सो इफ़ यू सी सो फर्स्ट में आपने एक्सपेक्टेशन लगा दिया, फर्स्ट में ए हॉर्शू बी हॉर्शू सी। सो ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। सो इट विल बिकम ए डॉट बी हॉर्शू सी। सो नेक्स्ट में सेकेंड में एक्सपेक्टेशन कर दिया, दैट विल बिकम सी हॉर्शू डी हॉर्शू ई। सो ये क्यों किया? बिकॉज we are trying to use hypothetical syllogism here. So if you'll see the next step 4 and 5th में, because यहाँ पे C if you'll see both common है दोनों में, so आपने यहाँ पे A dot B horseshoe D horseshoe C कर दिया by using 4 और 5th में hypothetical syllogism. And then again यहाँ पे ट्रांसपोजिशन लगा सकते हो in a sense that आप पोजीशन चेंज कर देते हो थर्ड में ना। So if you'll see थर्ड का अगर आप चेंज करते हो, सो यहाँ पे एफ का प्लेस चेंज हो गया, नेगेशन एफ का प्लेस चेंज हो गया और उसके साथ एक नेगेशन लग गया। सिमिलरली डी डॉट नेगेशन ई का भी प्लेस चेंज हो गया एंड नेगेशन आपका लग गया। सो अगेन अगर आप डबल नेगेशन लगाते हो तो यहाँ पे आपके दोनों नेगेशन कैंसिल हो जाता है, सो आपको एफ मिल जाता है। एंड देन नेक्स्ट नाइन्थ अगर आप देखते हो, सो नाइन्थ में यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इट शुड बी एट्थ का डी मॉर्गन। तो यहाँ पे आपने एट्थ में डी मॉर्गन लगा दिया, सो इट विल बिकम नेगेशन डी वेज नेगेशन नेगेशन ई। सो उसके बाद अगेन सिमिलरली नाइन्थ में आपने डबल नेगेशन लगा दिया, यहाँ पे ई को हटाने के लिए डबल नेगेशन आपने यूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मीन्स वेज में अगर आपको हॉर्शू में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से नेगेशन आपका हट जाएगा, दैट विल बिकम डी हॉर्शू ई हॉर्शू एफ। एंड देन फाइनली आप 6th और 11th में हाइपोथेटिकल सिलॉजिज्म लगा सकते हो। सो यू हैव 6th और 11th, तो दोनों में डी हॉर्शू ई कॉमन है एंड देन आप डायरेक्ट हाइपोथेटिकल सिलॉजिज्म लगा के ए डॉट बी हॉर्शू एफ निकाल सकते हो। एंड लास्ट में आपने एक्सपेक्टेशन निकाल दिया बिकॉज आपको फाइनल कंक्लूजन चाहिए था। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो अगेन प्रमाइसेस को एज इट इज़ कॉपी किया है एंड देन यू हैव द कंक्लूजन। सो अगेन इफ़ यू विल सी द प्रमाइसेस, नाउ अगेन प्रमाइसेस में आप फर्स्ट में डी मॉर्गन लगा सकते हो, राइट। सो आपने फर्स्ट में डी मॉर्गन लगा दिया, यहाँ पे नेगेशन है और डॉट है तो यहाँ पे वेज हो जाएगा और दोनों के साथ डबल नेगेशन आपका लग जाएगा इन नेक्स्ट, क्योंकि आप नेगेशन को हटाना चाहते हो यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 4 और 2 में आपने हाइपोथेटिकल सिलॉजिज्म लगा दिया, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 2 है एंड देन आपको फाइनल आर नेगेशन आर वेज आर हॉर्शू नेगेशन एस मिल जाता है। सो अगेन उसके बाद यू कैन अप्लाई इम्प्लीकेशन इन द फिफ्थ वन। इम्प्लीकेशन करने पे आपका नेगेशन आ जाता है और वेज आ जाता है एंड सिमिलरली उसके बाद फिर से डी मॉर्गन यूज़ किया है। सो नेगेशन नेगेशन आर डॉट नेगेशन आर वेज नेगेशन एस कर दिया है। एंड इफ यू विल सी द नेक्स्ट नेगेशन को आप हटा के यहाँ पे आर भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे डबल नेगेशन लग जाता है एंड ऐसे सिमिलरली आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट में कॉम्पिटिशन यूज़ किया है, कॉम्पिटिशन मीन्स प्लेस आप चेंज कर देते हो, तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको आर के साथ पहले ले लिया, सिमिलरली नेगेशन एस को आपने नेगेशन आर के साथ ले लिया, तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, नेगेशन एस विच आर का सिंप्लीफिकेशन
उसके बाद इम्प्लीकेशन आप कर लो इसी का, सेम का इम्प्लीकेशन कर दो एंड देन वहाँ पे डबल नेगेशन को हटाने के लिए डबल नेगेशन का फॉर्मूला यूज़ कर दो ना। फिर नंबर 10th में कॉम्पिटिशन लगा के फिर से सेम स्टेप सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद फिर कॉम्पिटिशन, फिर इम्प्लीकेशन, फिर आपने यहाँ पे हटा दिया डबल नेगेशन यूज़ किया ना। ये 19th को सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ पे यूज़ किया जो आपका 18th स्टेप है और जो आपका 13th है, बिकॉज इफ यू सी दोनों में जो आर है दैट इज़ कॉमन। सो यहाँ पे आपको एस हॉर्सशू एस मिल जाएगा विथ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म एंड अगेन इम्प्लीकेशन एंड देन लास्ट में टोटोलॉजी आपने यूज़ कर दिया एंड देन योर फाइनल आंसर इज बीइंग प्रूव्ड. So this questions can be थोड़ा सा tricky, so you have to go through the formulas and थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है इस क्वेश्चंस में टू सॉल्व. चलो नेक्स्ट में आपको कौन सा यूज़ करना है, कंडीशनल प्रूफ यूज़ करना है. तो कंडीशनल प्रूफ अगेन फॉर्मूलाज आपके 19 रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे, बट कंडीशनल प्रूफ में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो इफ़ यू सी द क्वेश्चन 1, सो अगेन प्रीमाइसेस सेम लिखा है एंड देन कंक्लूजन लिखा है. नाउ अगेन दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू सी द फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, कंडीशनल इन सेंस जो हॉर्सशू से पहले एंटीसीडेंट है उसको आपने पहले अजम्पशन ऑफ सी पी कर दिया. सो नेगेशन ऑफ बी वेज पी कर दिया, आपने अज्यूम कर दिया. And now if you are assuming this, you can use this one also as a premise. So again if you are using this one as a premise, so इसमें आपने डी मॉर्गन लगा दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर उसका कंजंक्शन 6 और 3 का कंजंक्शन कर दिया एंड देन उसके बाद फिर से डी मॉर्गन, फिर मॉडल्स टॉलरेंस आपने लगा दिया फर्स्ट वन, देन जो आपका 8th है उसमें मॉडल्स टॉलरेंस लगा दिया, फिर कॉम्पिटिशन, फिर सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन, डी मॉर्गन एंड देन फिर से 12 एंड 13 का मॉडल्स टॉलरेंस एंड देन फिर लास्ट में आपने क्या किया है, जो 9th एंड 14th है दैट इज नेगेशन ए एंड नेगेशन ई का कंजंक्शन. ना यहाँ पे कंजंक्शन क्यों कर रहे, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ पे व्हाट वी नीड कंक्लूजन फाइंड करना है, सॉरी कॉन्सिक्वेंट को फाइंड करना है. सो कॉन्सिक्वेंट आपका है नेगेशन ए वेज ई एंड वी नो दैट इसमें अगर आप डी मॉर्गन लगाते हो तो नेगेशन ए डॉट नेगेशन ई आ जाता है एंड वी ऑलरेडी हैव नेगेशन ए एंड नाउ वी नीड नेगेशन ई. ओके, नाउ नेक्स्ट में आप यहाँ पे डी मॉर्गन कर देते हो एंड नाउ फ्रॉम 4 से लेके 16 तक वी हैव used and then we have found the final answer. So basically यहाँ पे ये स्टेप जो आपका है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप अज्यूम करते हो. तो अज्यूम आप हमेशा एंटीसीडेंट को अजम्पशन लेते हो बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हॉर्सशू है, तो यहाँ पे इजी है अजम्पशन, आपको पहले ही हॉर्सशू वाला से पहले जो एंटीसीडेंट गिवन है उसको ही लेना है एंड फाइंड क्या करना है, कॉन्सिक्वेंट को फाइंड करना है. कॉन्सिक्वेंट को फाइंड कर दिया, सो ये आपका आंसर आ गया. ना जो आपका सेकंड पार्ट है, सो सिमिलरली उसमें प्रीमाइसेस और कंक्लूजन मैंने लिख दिया. सो इसमें अगेन आपको किस चीज़ का अजम्पशन करना है, पी को अज्यूम करना है एंड आपको सी हॉर्सशू नेगेशन टी को फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे कर दिया है एंड देन फाइनली आपको ये स्टेप लिखना है. सो यहाँ पे 3 स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप एंड द थर्ड वन इज़ यहाँ पे आपको ये लाइन भी यूज़ करना है. सो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो. तो यहाँ पे ए सी पी आना है, लास्ट में सी पी एंड देन दिस पर्टिकुलर लाइन जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया. सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ द इनडायरेक्ट जो आपका नेक्स्ट इनडायरेक्ट प्रूफ है. सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट प्रूफ. नाउ इन केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ, सो आपको यहाँ पे अजम्पशन ऑफ आईपी लेना है एंड देन अगेन अजम्पशन ऑफ आईपी में आप जो कंक्लूजन है उसी का नेगेशन लोगे. सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशनल प्रूफ बिकॉज यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन का ही नेगेशन ले रहे हैं एंड देन लास्ट में अगेन यू आर फाइंडिंग द आईपी एंड यहाँ पे भी अगेन दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अगेन आपने अजम्पशन कर दिया नेगेशन जी
ये नेगेशन जी वेज एच आपने एडिशन कर दिया, फिर मॉडस पोनेंस सिंप्लीफिकेशन एडिशन मॉडस पोनेंस कम्यूटेशन सिंप्लीफिकेशन मॉडस पोनेंस एंड कंजंक्शन कर दिया. सो अगेन यहाँ पे इफ यू सी द 12th स्टेप, तो 12th स्टेप में यू सी आपको नेगेशन जी डॉट जी आ गया, तब आपका थर्ड एंड 11 का कंजंक्शन से. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर इज जो भी आपका इनडायरेक्ट प्रूफ का फॉर्मूला है वहाँ पे वी आर ट्राइंग टू फाइंड इन कॉन्ट्राडिक्शन. सो बाय अज्यूमिंग नेगेशन जी, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि नेगेशन जी का ही आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिले. सो आप एफ कॉन्ट्राडिक्शन विथ नेगेशन एफ या डी कॉन्ट्राडिक्शन डी डॉट नेगेशन डी भी आप फाइंड कर सकते हो. सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन फाइंड करना है. जब भी आपका कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है दैट इज़ द एंड ऑफ योर प्रूफ. सो वहाँ पे आप डायरेक्ट 3 से लेके 12 का आईपी कर सकते हो. सो सिमिलरली जो आपका इनडायरेक्ट प्रूफ है उसमें सेकंड क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया कंपोजिशन. सो नाउ इफ़ यू सी थर्ड में आपने नेगेशन और हॉर्सशू का डिकम्पोजिशन लगाया. सो अगेन ट्रुथ ट्री में यू हैव टू कीप इन माइंड जहाँ पे आपके ब्रांचेस नहीं बनते हैं. सो इफ़ यू से पी डॉट क्यू में आपका ब्रांच नहीं बनता है दैट विल बी पी क्यू, बट इफ़ यू से पी वेच क्यू तो वहाँ पे आपका पी क्यू का ब्रांचेस बनता है. सिमिलरली इफ़ यू से पी हॉर्सशू क्यू सो वहाँ पे भी नेगेशन पी और क्यू का ब्रांच बनता है. सो इफ़ यू सी द फर्स्ट वन यहाँ पे आपका नेगेशन और हॉर्सशू है. सो नेगेशन हॉर्सशू में आपका ब्रांच नहीं बनता है. सो सिंपली राइट बी एंड नेगेशन सी वेच टी. सो अगेन यहाँ पे नेगेशन सी वेच टी. सो अगेन यहाँ पे वेच है, बट अगेन अगर इसके साथ नेगेशन आता तो वहाँ पे फिर आपके ब्रांचेस नहीं बनते. सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. सो अगेन इफ़ यू सी सी वेच डी, तो सी वेच डी में अगेन ब्रांच नहीं बनेगा. सो सिंपली यू कैन राइट नेगेशन सी नेगेशन डी आप लिख सकते हो. तो दिस पार्ट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट दैट कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया वो आपको साइड में लिखना ही होगा. एंड एट द सेम टाइम जो आपने सॉल्व कर दिया उनके साइड में आप टिक मार्क कर सकते हो. सो यहाँ पे ऑलरेडी टिक मार्क है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट का डिकम्पोजिशन अगर आप करते हो, नाउ अगेन जहाँ पे ब्रांचेस नहीं बन रहे हैं वो आपका ख़त्म हो गया बिकॉज नाउ यू आर लेफ्ट विद हॉर्सशू ओनली. तो you have to go with the complex one. तो first is more complex than the second one. So आप वो सॉल्व करते हो. सो नेगेशन ए डॉट बी आप सॉल्व कर दिया एंड यहाँ पे सी कर दिया. सो इफ़ यू सी के आगे क्रॉस लगा हुआ है दैट मीन्स जो आपका सी है और यहाँ पे नेगेशन सी है वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. सो दैट मीन्स ये पार्ट आपका ये ब्रांच आपका क्लोज हो जाएगा. नाउ यहाँ पे जो ब्रांच क्लोज होंगे उसके नीचे कोई भी ब्रांचिंग नहीं बनेगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नंबर 7 में ए डॉट बी का लिया है. ए डॉट बी में अगेन ब्रांच बनेगा. सो दैट विल बिकम नेगेशन ए एंड नेगेशन बी. सो अगेन यहाँ पे आपको बी दिखने को मिल रहा है और यहाँ पे नेगेशन बी एंड बी दिखने को मिल रहा है. सो ये भी आपका क्लोज हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो आपने सेकेंड का डिकम्पोजिशन लगा दिया, सेकेंड का हॉर्सशू का डिकम्पोजिशन. सो यहाँ पे नेगेशन ए और यहाँ पे डी आ गया. सो इफ़ यू हैव टू ट्रैक बैक, यहाँ पे डी है यहाँ पे ए है. सो यहाँ पे नेगेशन डी है दैट मीन्स ये भी आपका क्लोज हो जाता है. सो जो आपका आर्ग्यूमेंट गिवन है वो आपका वैलिड है बिकॉज उसमें सारे ब्रांचेस आपकी क्लोज है. सो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट एज वेल, इट इज़ वैलिड बिकॉज all the branches are closed. चलो let's see the second question of truth tree method. So again दो points are important. Third point is very important जहाँ पे आप negation लेते हो of conclusion का and then you use third में आपने negation of horseshoe का decomposition यूज़ कर दिया और उसके साथ में आपने tick भी कर दिया. So यहाँ पे आपका A नेगेशन एफ आपका आ गया. उसके बाद आपने सेकंड का डिकम्पोजिशन किया. सेकंड का अगर आप डिकम्पोजिशन करते हो तो नेगेशन डी वेच ई और आपका एफ आ जाता है. सो अगेन यहाँ पे एफ है और यहाँ नेगेशन एफ है दैट मीन्स ये आपका क्लोज हो जाएगा. एंड मूविंग फॉरवर्ड, तो ये यहाँ पे आपका डायरेक्ट इसके नीचे है दैट इज़ नेगेशन डी नेगेशन ई. फिफ्थ में आपने
नेगेशन वेज का डिकम्पोजिशन लगा दिया। सो उसके बाद अगेन फर्स्ट में आपने नेगेशन डी का कॉम्पोजिशन लगा दिया एंड देन ये आपका क्लोज्ड हो गया बिकॉज यहाँ पे ए है और यहाँ पे नेगेशन ए है, दैट मीन्स ये पूरा ब्रांच ही आपका क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको लिखना है दोनों जगह पे एंड देन आपने लिख दिया एंड देन ये इसके नीचे बनेगा। सो इसके नीचे इफ़ यू सी नेगेशन ए नेगेशन बी है एंड यहाँ पे आपने सी डॉट डी कर दिया तो आपका सी और डी आ गया एंड देन इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे नेगेशन डी है और यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी ब्रांचेस सारे क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वैलिड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इनटू लॉजिकल नोशन ऑफ प्रीपोजिशनल फंक्शन एंड क्वांटिफायर्स। सो इसके आंसर्स मैंने एज इट इज गिवन है। सो नर्सेज आर ऑलवेज कंसिडरेट, सो ऑलवेज है दैट मीन्स इट इज विच प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन, राइट। सो ए प्रीपोजिशन आप इस फॉर्म में लिखते हो, राइट। स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट मीन्स सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, नॉट एवरी स्टूडेंट। सो अगेन आपका पर्टिकुलर फॉर्म में होगा आई प्रीपोजिशन के फॉर्म में। सो अगेन आप आई प्रीपोजिशन, no boy scouts ever cheats. So again this is e preposition. So again e preposition आप इस फॉर्म में लिखते हो। Not every applicants were hired. That means again आपका o preposition के फॉर्म में आ जाएगा। And then यहाँ पे this part is important now. None but the brave deserve the fair. So again यहाँ पे आपका dx पहले आएगा and followed by the b horseshoe x. So again this thing is important. None but the brave desire the fair. So I'm not going into detail ये क्यों हो रहा है because it will again take बहुत ज़्यादा time. So I'm not going into detail here. Snake bites are sometimes fatal. So again यहाँ पे this will be again your I preposition. Indians are rarely punctual. So again this is again O preposition. So again मैंने फाइनल आंसर्स बता दिया है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल हियर. नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 9, कंस्ट्रक्ट द फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सजेस्टेड नोशंस. सो इसमें आपके 3 क्वेश्चन गिवन है. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल के फॉर्म में गिवन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो. अगेन ऑल एंड देन नॉट गिवन. सो अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑल एंड नॉट अगर आपका साथ में आता है एक सेंटेंस में, ऑल फेंसेस आर नॉट एक्सिबिलेंट. सो इस केस में दिस विल बिकम ओ प्रपोजिशन. सो यहाँ पे आई हैव सीन स्टूडेंट्स गलती करते हैं, दे सी ऑल, दैट मीन्स अच्छा ऑल हॉर्सशू लगेगा आपका, या फिर आप अज्यूम कर दोगे कि इट इज़ ए प्रपोजिशन, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस. सो सिमिलरली कंक्लूजन में ऑल नॉट है. So again this will become which preposition? This will become O preposition. Okay, after solving till here, now यहाँ पे मेन 2-3 चीज़ें आपको याद में रखना है. Again this part is very easy to solve. So यहाँ पे जब भी आपका एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन गिवन है तो उस केस में what you have to do is you have to do the EI पहले followed by the UI. जब भी आप ई आई करते हो तो आप एक कांस्टेंट लेते हो, ए बी सी डी जो भी आपको लेना है. सो एफ ए डॉट नेगेशन ऑफ ई ए लेते हो. सो ये आपका ई आई हो गया. एंड डी ए हॉर्सशू ई ए लेते हो तो ये आपका यू आई हो गया. एंड देन आप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्पिटिशन, मॉडल स्टोनर्स जो भी आप यूज़ करते हो, देन फाइनल आपका आंसर आता है और यहाँ पे लास्ट में आप ई जी लगा दो. सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका 3rd and 4th स्टेप, अगर आपका ये 2 स्टेप गलत है दैट मीन्स आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो सेकेंड में आपका गिवन है नो क्राफ्ट पर्सन आर शॉप ऑनर्स. ठीक है. सो अगेन दिस इज सिंपली इन द फॉर्म ऑफ नो है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो. ऑल वीवर्स आर क्राफ्ट पर्सन, सो ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो. नो वीवर्स आर शॉप ऑनर्स, सो ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना. उसके बाद जो स्टेप है अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे यू सी दैट दोनों आपका यूनिवर्सल फॉर्म में है. सो जब भी आपका दोनों यूनिवर्सल फॉर्म में होता है सो वहाँ पे आप यू आई यूज़ करते हो, राइट. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप वेरिएबल्स यूज़ करोगे.
ना कि कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे ABC या कोई भी कांस्टेंट यूज़ करते हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू यूज़ आइदर y और z। सो आप सॉल्व करोगे एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट में अगेन दो गिवन है, एक आपका यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर है। सो आपको EI पहले एंड देन UI लिखना है एंड देन आपको लास्ट में EG करना है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन हियर, जो ये दो स्टेप्स है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब भी आपका यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होता है तो आपको जो आपका पर्टिकुलर केस है उसको पहले लेना है। सो इफ यू सी द क्वेश्चन, prove the invalidity of any two of the following by constructing model containing two individuals. So it is already given in the question itself कि आपको two individual लेना है। So in that particular case if you'll see the first question, तो आप कैसे करोगे, तो आप as it is question को लिखोगे, उसके बाद for a model containing two individuals, because it is already given in the question that you have to take two individuals, so आप two individuals दोगे। The above argument will be equivalent to, so again जब भी आपका यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म में है, सो जब भी पर्टिकुलर है वहाँ पे आप वेज यूज़ करते हो, अदरवाइज यूनिवर्सल के लिए डॉट यूज़ करते हो। सो दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट हियर। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही है आपका यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर दो मॉडल्स को ज्वाइन करने के लिए आप वेज यूज़ करते हो, और जो यूनिवर्सल मॉडल्स है उसको ज्वाइन करने के लिए आप डॉट यूज़ करते हो। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक द प्रीमाइसेस एज ट्रू एंड कंक्लूजन एज फॉल्स। तो उसके बाद आपको सारा वैल्यूज असाइन करना है एंड द अबव आर्ग्यूमेंट इज शोन इनवैलिड बाय द फॉलोइंग वैल्यूज। सो ये आपका जो वैल्यूज है वो आपका गिवन है, बिकॉज यहाँ पे कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, सो इट मीन्स इट इज़ इनवैलिड, राइट। अगर यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी आता तो वो आपका वैलिड हो जाता, बट ऐसे क्वेश्चंस में जनरली नहीं होता है। एंड देन अगेन दो और क्वेश्चंस गिवन है, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, सो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन इफ़ यू सी दिस पार्ट, सो अगेन यहाँ पे आपका दोनों यूनिवर्सल है तो आप यहाँ पे डॉट यूज़ करते, सो आपका आता है P, सो आपका आता PA हॉर्शू नेगेशन ऑफ QA एंड देन डॉट आता है यहाँ पे एंड देन PB हॉर्शू नेगेशन ऑफ QB आता है। सो सिमिलरली यू कैन सॉल्व द अदर पार्ट। दैट्स इट, थैंक यू।